वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स करे थे, जिसमें अभी तक हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं और जो लास्ट के 2 इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं आज हम वो करेंगे। ठीक, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है आज का वो है कमर्शियल पेपर। जैसे बाकी के तीनों इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही जो आज के 2 इंस्ट्रूमेंट है ये भी आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको फंड प्रोवाइड कर देंगे। अब इसमें सबसे पहला जो है आपका कमर्शियल पेपर। ये क्या है? कमर्शियल पेपर आया इंडिया में 1990 में। तो 1990 में कमर्शियल पेपर का यूज होना स्टार्ट हुआ इंडिया में। ठीक, इसके बाद कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। अब अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट वो नोट होता है कि मैं आपसे पैसे तो ले रहा हूं मगर सिक्योरिटी नहीं है कि मैं आपको वापस करूंगा। अनसिक्योर्ड है, आप अपने रिस्क पे मुझे फंड दे सकते हो, कल को गारंटी नहीं है कि आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सिक्योर्ड तो है नहीं। जैसे अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अगर आपको लोन देगा तो बदले में कोई सिक्योरिटी गिरवी रखवाता है आपसे कि अगर कल को आप फंड नहीं दे पाए तो वो उस सिक्योरिटीज़ को सेल करके अपना रिकवरी कर लेगा। मगर अगर आपने कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करा है तो ये तो अनसिक्योर्ड है। अब अनसिक्योर्ड होने से ये होगा कि इन केस अगर कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो नहीं पे कर पा रही है आपको तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक, हाँ, लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है मगर कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसके थ्रू उसको बैकअप मिल सके कि अगर आपने नहीं दिया तो कंपनी की सिक्योरिटीज बेच के फंड आप रिकवर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कमर्शियल बिल अनसिक्योर्ड होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जब अनसिक्योर्ड होता है तो पब्लिक फंड क्यों देगी? सही बात है, फंड क्यों देगी? इसीलिए कमर्शियल बिल कौन इशू करता है पहले तो ये देखते हैं। कमर्शियल बिल इशू कर सकता है पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, मगर वही कंपनियां करती हैं जिनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी हो और जिनकी क्रेडिट वर्थीनेस बहुत अच्छी हो। ऐसा इसीलिए कि जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी पब्लिक वहाँ पर आराम से इन्वेस्ट कर देगी, हेजिटेट नहीं करेगी इन्वेस्ट करने में, क्योंकि भले अनसिक्योर्ड है मगर कंपनी तो बहुत रेपुटेटेड है तो पैसे तो मारेगी नहीं। तो ये इसीलिए कमर्शियल पेपर को जनरली वही पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां इशू करती हैं जिनकी बाजार में मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी हो और क्रेडिट वर्थीनेस बहुत अच्छी हो। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है। अगर ये कमर्शियल पेपर इशू करें तो पब्लिक हंस के ले लेगी, पब्लिक हंस के फंड इन्वेस्ट कर देगी। रीजन बिहाइंड दिस पता है, पैसे मरेंगे नहीं, पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है, इसीलिए सिर्फ वही कंपनियां करती हैं जो रेपुटेटेड हो। चलो, इसके बाद मेन इन्वेस्टर कौन है? कौन कौन ज़्यादातर कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं? एक तो कमर्शियल बैंक हो गया आपके, कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ये भी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे सर पब्लिक भी करती है, पब्लिक कर सकती है, मगर क्योंकि पब्लिक हेजिटेट करती है तो कम पब्लिक इन्वेस्ट करती है। ज़्यादातर ये मेन इन्वेस्टर होते हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल पेपर में, विच इज़ इशूड बाय दी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इतना समझ आया? कमर्शियल पेपर 1990 में है, अनसिक्योर्ड है, पब्लिक प्राइवेट कंपनियां दोनों इशू कर सकती हैं, मगर जनरली वही करती हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो और क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी हो। रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने इशू करा, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो अब वो इशू कर भी दे, पब्लिक इन्वेस्ट ही नहीं करेगी, ना ये इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या? क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, अनसिक्योर्ड है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है कमर्शियल पेपर में, इसीलिए सिर्फ लोग उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है कि सर कमर्शियल पेपर से जो फंड आएगा वो यूज़ कहाँ होगा? वो तो हमें पहले से ही पता है कि मनी मार्केट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप फंड रेज करेंगे तो वो जो आपने फंड रेज करा है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? वर्किंग कैपिटल में। ये तो फीचर भी था एक मनी मार्केट का, तो वर्किंग कैपिटल में उसका यूज़ होता है। मगर कमर्शियल पेपर का यूज़ वर्किंग कैपिटल के अलावा एक और चीज़ में भी होता है। वर्किंग कैपिटल में तो होता ही है, उसके अलावा एक और चीज़ में भी होता है। अब वो देखते हैं कहाँ होता है। फंड रेज थ्रू कमर्शियल पेपर यूज टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। दूसरी जगह कौन सी आई? फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कंपनीज को फंड रेज करने के लिए क्या इशू करने पड़ते हैं? शेयर या डिवेंचर या अदर सिमिलर सिक्योरिटीज।
कि सपोज कंपनी को 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए, 10 करोड़ रुपीज़ चाहिए, 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए, 1000 करोड़ रुपीज़ चाहिए, 10,000 करोड़ रुपीज़ चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपीज़ चाहिए, तो इसके लिए कंपनी शेयर डिवेंचर इशू करती है। अब जब आप शेयर डिवेंचर इशू करोगे तो पब्लिक को बताना भी तो है कि बाबूजी मैं शेयर लेके आया हूँ, आप खरीदो। तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस आपको प्रिंट करवाने पड़ेंगे, पहला खर्चा। दूसरा, इशू करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके खर्चे होते हैं, दूसरा खर्चा। तीसरा, जो आपका सेल करवाएगा सिक्योरिटीज़ को ब्रोकर, उसका खर्चा, अंडरराइटर का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। तो टोटल में ये 4-5 खर्चे हैं सिक्योरिटीज़ को मार्केट में उतारने के लिए, ताकि पब्लिक इन्वेस्ट करे। और इन खर्चों को ही बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं इन खर्चों को? फ्लोटेशन कॉस्ट। मार्केट में सिक्योरिटीज़ को फ्लोट करवाने के लिए जो खर्चा होता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। अब ये भी कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है। सपोज आपको 1000 करोड़ रुपीस रेस करने हैं तो ये खर्चा भी 1-2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए होगा। अब ये पैसे कहाँ से लाएं? भले ये 4-5 करोड़ रुपए जो खर्चा होना है वो थोड़े पीरियड के लिए ही चाहिए, मगर अरेंज तो करना ही पड़ेगा एक बार। अब अरेंज कहाँ से करें? अब कंपनी ने कहा हमें बस 6 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने बाद हम ये वापस कर देंगे पैसा। अब फिर कंपनी ने कहा ये फंड रेस करने के लिए अगर 6 महीने के लिए चाहिए तो कौन सी मार्केट जाना चाहिए? मनी मार्केट जाना चाहिए। फिर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में बात आई, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करें? तो फिर आया कमर्शियल पेपर ध्यान में कि कमर्शियल पेपर का यूज़ करके 5 करोड़ रुपए ले लेते हैं, 6 महीने के बाद पैसे वापस कर देंगे। अब देखा जाए तो यहाँ कंपनी क्या कर रही है? 1000 करोड़ रुपए लाने के लिए जो 5 करोड़ का खर्चा था वो खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है के पास। तो कंपनी ने कहा ये वो खर्चा कवर करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करा। कमर्शियल पेपर से 5 करोड़ रुपए मंगवा लिए और वो 5 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी को 1000 करोड़ रुपए मिल गए। तो देखा जाए एक फंड लेने के लिए उस पर जो खर्चा था उसके लिए दूसरा फंड रेस कर लिया। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ब्रिज फाइनेंसिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कंपनी फंड रेस करने के लिए उस पर जो एक्सपेंस हो रहा है उसके लिए भी अनदर फंड रेस कर रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। तो कमर्शियल पेपर का यूज 2 जगह होता है, एक वर्किंग कैपिटल और दूसरा टू कवर दी फ्लोटेशन कॉस्ट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ब्रिज फाइनेंसिंग पूछ सकता है आपसे कि क्या होती है। अब इसके बाद मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है कमर्शियल पेपर का? मैच्योरिटी पीरियड कमर्शियल पेपर का फिक्स्ड होता है कि हाँ कंपनी बता देगी 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, आपसे जितना भी टाइम के लिए फंड ले रहे हैं। बट वो वरीज कर सकता है 3 महीने से लेकर 12 महीने तक, क्योंकि मनी मार्केट में सारे इंस्ट्रूमेंट 12 महीने से पहले कम के होते हैं। तो 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए किसी भी टाइम पीरियड के लिए कंपनी आपसे फंड रेस करवा सकती है। भले 8 महीने हो, 10 महीने हो, 5 महीने हो, जितना भी टाइम के लिए उसे चाहिए कि जितने टाइम के आपको वापस कर सके। तो कमर्शियल पेपर का यूज़ फ्लोटेशन कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। टाइम पीरियड 3 से 12 महीने के बीच में होता है। किसी भी टाइम पीरियड के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। इतना समझ आ गया। लास्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब अगर इसको ब्रेक में पढ़ा जाए, आप ब्रेक करके पढ़िए, तो सर्टिफिकेट किस चीज़ का? डिपॉजिट का। मतलब आपने कहीं कुछ डिपॉजिट कराया होगा, उसका आपको सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट माने रिसीट मिल गई आपको एक कि हाँ जी आपने मेरे पास इतने रुपए जमा कराए हैं। तो हम पैसे कहाँ जमा कराते हैं? बैंक में। तो इसका मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देगा कौन? बैंक ही देगा। तो ओनली बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का यूज़ कर सकता है, वही इशू करेगा आपको। क्लियर होगी? अच्छा, करने का तरीका क्या है? अगेंस्ट द सिक्योरिटीज केप्ट बाय द कंपनीज एंड द इंस्टीट्यूशन। अब आप इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सपोज आपको एक बैंक से एक रिसीट चाहिए कि मैंने आपको 1 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। आप बैंक में सिक्योरिटी जमा करा दीजिए 1 करोड़ की, बदले में वो आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगा जी हाँ जी इन्होंने मेरे पास 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। दूसरा तरीका, सपोज आपको कहीं बाहर जाना है। इसका यूज़ कैसे होता है? सपोज आपको ऑस्ट्रेलिया से एक मशीनरी लेनी है। अब 10 करोड़ की मशीन है।
अब एक बात बताइए, आप कैश लेके जाते हैं अगर, तो आपने घर में अटैची में 10 करोड़ रुपए डाले और आप घर से बाहर निकल गए। आपने कहा पहले तो जाते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से अपना सीधा ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। आपको लगता है कि 10 करोड़ रुपए आपके पास होंगे और अगर किसी को भी भनक लग गई तो आप एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, 10 करोड़ अगर किसी को पता हो आपके पास है तो आपको एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचने देगा वो। तो अब करे क्या? रिस्क है, कैश ले जाना, कैरी करना बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब सोल्यूशन क्या निकला इसका? सोल्यूशन ये निकला है 10 करोड़ रुपए जाके बैंक में जमा करा दो। अपने बैंक में जमा करा दिए, बैंक आपको एक रिसीट दे देगा, उस रिसीट का नाम है सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कि आपने मुझे 10 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। अब आपने एक कागज डाला जेब में और लेके चले गए ऑस्ट्रेलिया। किसी को पता ही नहीं आपके पास क्या है, कागज ही तो है, कागज का तो किसी को पता चलेगा भी नहीं। ठीक, अब आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, आपने मशीन खरीदी, जिससे मशीन खरीदी थी वेंडर से, उसको सर्टिफिकेट डिपॉजिट पकड़ा दिया, वो गया बैंक में। बैंक में वहाँ पर उन्हें वो दिखाया जो इंडिया का बैंक है जहाँ पर आपने जमा कराया होगा, यहाँ से फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बैंक अकाउंट में, जो आपका वेंडर होगा उसके अकाउंट में। सिंपल, सिक्योर, आराम से, आपको भी कोई टेंशन नहीं है, कोई फंड कैरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट एक रिसीट से आपका काम हो गया। तो ये फैसिलिटी इसीलिए दी गई थी। बाकी जब लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो जनरली इतना कैश कैरी नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, बैंक में जमा करा दिया, बदले में क्या ले लिया, सर्टिफिकेट डिपॉजिट ले लिया, वहाँ जाके निकलवा लेंगे, वहाँ जाके निकलवा लेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वहाँ निकलवा लेंगे और खर्चा करते रहेंगे। तो ये फ़ायदा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। तो सिर्फ बैंक इशू करेगा, आपने कैश डिपॉजिट कराया तब भी मिल जाएगा। अब बिजनेसमैन है आपने सिक्योरिटी जमा करा दी, बदले में सर्टिफिकेट डिपॉजिट ले लिया। ठीक, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो अगेंस्ट द सिक्योरिटी केप्ट बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन, और इट इज ए बीरर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? आपके घर में बाइक है, कार है, वो आप ही की है, इसका प्रूफ क्या है? आपके घर में जो बाइक या कार है वो आप ही की है, उसका प्रूफ क्या है? आप कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी। तो वो आरसी क्या हो गया? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्यों हुआ? क्योंकि उस पर लिखा है कि इसके मालिक कौन है, आप हैं। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर लिखा हो कि उसका मालिक कौन है, वो हो जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो प्रूफ कर दे कि इसके मालिक आप ही हैं। तो सेम बीरर, जो आपने ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट लिया है, इस पर नाम किसका लिखा है? आपका। तो फिर मालिक भी कौन हुआ उसके? आपके। इसका मतलब अगर ये चोरी हो भी जाता रास्ते में, या रास्ते में गिर जाता, तो कोई उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाएगा? नाम किसका लिखा है? आपका। तो उसको यूटिलाइज भी कौन करवा सकता है? आप। तो ये फ़ायदा है सर्टिफिकेट डिपॉजिट का कि उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है जिसका नाम है उसी का होगा। अच्छा, इसका एक और भी है कि सपोज आपका यूज़ नहीं हुआ, आपका प्लान कैंसिल हो गया, तो आप जाके इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। आप जाके इसको सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सेल भी कर सकते हैं इसको, वहाँ जाके सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट किसका पार्ट था? कैपिटल मार्केट का। तो वहाँ पर जाके आप इसको सेल करके अपना फंड ले सकते हैं, किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, नेगोशिएबल एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल तो हो गई, सर्टिफिकेट आपका था, पेमेंट आपने किसी और को देनी है तो सर्टिफिकेट उसी को दिया होगा, आगे उसने पेमेंट निकलवाई होगी। तो ये सर्टिफिकेट आप आगे किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। वैसे लिया भी आपने किस लिए था? ट्रांसफ़र करने के लिए लिया था। तो नेगोशिएबल भी है, ट्रांसफरेबल भी है। अब आता है मैच्योरिटी पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है इसका? 91 डेज टू 1 ईयर। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक के लिए यूज़ कर सकते हो, इतने टाइम का बनवा सकते हो। क्योंकि लोग जब टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो इतने टाइम के लिए जाते हैं, 4 महीने के लिए गए हैं, 6 महीने के लिए गए हैं, तो उतने टाइम का सर्टिफिकेट डिपॉजिट लेके जाते हैं। ठीक, और एक और बात है, बैंक आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दीज डॉक्यूमेंट्स। जैसे कमर्शियल बिल था, बैंक से डिस्काउंट करा सकते थे, बैंक बीच में अपनी ब्याज काट लेता था, इंटरेस्ट काट लेता था। सर्टिफिकेट डिपॉजिट को बैंक डिस्काउंट नहीं कर सकता। रीज़न, आपने इंडिया में 10 करोड़ रुपए जमा कराए, बदले में एक रिसीट ले ली, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया अपने बैंक में वहाँ रिसीट पकड़ाई, वो आपको पूरे 10 करोड़ ही देंगे, कुछ डिडक्ट नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि आपने जमा कितने कराए हैं? 10 करोड़, तो वहाँ मिलने भी कितने चाहिए? 10 करोड़।
तो आप कहेंगे सर इसमें बैंक का क्या फ़ायदा है? फिर बैंक सर्विस चार्ज ज़रूर लेगा, बैंक सर्विस चार्ज ले सकता है, मगर इस डॉक्यूमेंट को डिस्काउंट नहीं कर सकता। जितना अमाउंट लिखा होगा सर्टिफिकेट डिपॉजिट पे उतना बैंक को आपको देना पड़ेगा, वो उसमें 1 रुपया भी नहीं काट सकता। अलग से सर्विस चार्ज ले ले वो अलग बात है, मगर उसमें से कोई भी 1 रुपया भी नहीं काट सकता। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का यूज़ हैवी ट्रांजैक्शन के लिए भी कर सकते हैं, स्मॉल ट्रांजैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बैंक जाइए, फंड डिपॉजिट करिए या सिक्योरिटी रखिए, बदले में ये ले लीजिए और आराम से कहीं भी बेझिझक कहीं भी आप जा सकते हैं, कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडरी मार्केट में आप सोल्ड कर सकते हैं, अगर आपका यूज़ में नहीं है तो इस पर आपका नाम लिखा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, मालिक इतने पैसों के आप ही हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिसको चाहें उसको दे सकते हैं आप आगे। ये उसका टाइम पीरियड होता है और बैंक इसको डिस्काउंट नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन था मनी मार्केट का खत्म हो गया और यहाँ पर मनी मार्केट भी खत्म हो गया। मनी मार्केट का जितना पोर्शन था हम वो कर चुके हैं। ठीक, ध्यान से एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना कि मनी मार्केट का क्या पोर्शन था, सारा पोर्शन एक बार रिवाइज कर लेना, एग्जाम में आता है इसमें से। ठीक, इसके बाद हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, वो क्या था, कैपिटल मार्केट। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कैपिटल मार्केट। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू, जय हिंद।